आज के इस लेक्चर में मैं आपको ब्लॉक्स इन कंटेक्ट पढ़ाऊँगा। इस तरह के प्रॉब्लम में एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा रहता है, तो हमें फ्रिक्शन निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, इस तरह की चीज़ों को कंसीडर करना है। यहाँ पर होगा क्या कि हम दो तरह के केसेस कंसीडर करेंगे कि ब्लॉक साथ में कब तक चलेंगे और ब्लॉक अलग कब हो जाएंगे। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पर ये ग्राउंड है, फ्रिक्शनलेस मानेंगे, मैंने यहाँ बना दिया है, बट हम अभी ग्राउंड को फ्रिक्शनलेस मान रहे हैं। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो लोअर ब्लॉक है उसको मास m1 दे देता हूँ, या ml लिख सकते हैं, और जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो m2 है। तो सबसे पहले ये जो सरफेस है ये हम लोग मानेंगे स्मूथ है। अभी हम लोग स्मूथ के लिए कर रहे हैं, बाद में कर सकते हैं स्मूथ सरफेस। इनके बीच में फ्रिक्शन होगा ही होगा। ये वाला जो सरफेस है यहाँ, ये इसके बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। म्यू एस म्यू को भी मान सकते हैं, बट अभी हम ये मानेंगे कि यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। अब हमारे पास क्या होगा कि या तो हम फोर्स ऊपर वाले पे लगाएंगे, या तो हम फोर्स कहाँ लगाएंगे, नीचे वाले पर लगाएंगे, और दोनों में भी लगा सकते हैं एक साथ। हमने मान लिया, हम दो तरह केसेस करेंगे। एक बार लोअर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएंगे, फिर देखेंगे कि ये ब्लॉक एक साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अब देखिए नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, आप इन दोनों में से किसी भी ब्लॉक पर चाहे जितना छोटा फोर्स लगा दीजिए, ये सिस्टम एक्सेलरेट कर जाएगा। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम क्या जानना चाहते हैं कि कब तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे और कितने फोर्स लगाने के बाद ये आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। हमें इसमें कंसीडर क्या क्या करनी होती है। एक तो हमें कंसीडर करना होता है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, कि जो है दोनों ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर की ओर होगा, एक डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन का मतलब ये होगा कि वो कब तक साथ साथ चलेंगे। फिर जब वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर जाएंगे तो अलग अलग जो है हम निकाल सकते हैं। तीसरा हम ये निकाल सकते हैं फ्रिक्शन। और तीन कैलकुलेशन, डायरेक्शन निकालना है फ्रिक्शन की, कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है, और हमें फ्रिक्शन निकालना होता है। अब हम डायरेक्शन के लिए तो बहुत कॉमन रूल बना सकते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन निकालना सिखा देता हूँ कैसे होगा। फॉर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, ये समझने के लिए एक बेसिक फैक्ट देखना है कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन हमेशा उधर लगेगा जिधर की तरफ रिलेटिव मोशन का अपोजिशन होगा। जिधर की तरफ मोशन इम्पेंडिंग होगा, फ्रिक्शन हमेशा उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लिया मैंने ये एक सरफेस है, इस सरफेस में मैं इधर जा रहा हूँ और मेरी ब्लॉक की टेंडेंसी इधर जाने की है, तो यदि ब्लॉक की टेंडेंसी इधर की तरफ है तो फ्रिक्शन इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि सरफेस पर ही ऊपर जा रहा हो। सरफेस पर फ्रिक्शन किधर होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे पास ये दो ब्लॉक हैं, तो कैसे कैसे फ्रिक्शन निकालना है ये देखना है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने फोर्स किस पे लगाया है। मान लिया फोर्स मैंने इस पे लगा दिया, इस पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया है। अब एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, नीचे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, तो ये सिस्टम जो है आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा। तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम हो गया, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन, ये मैंने पूरा एक सिस्टम मान लिया, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कहाँ है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है, मान लेता हूँ m2, और ये नीचे वाला ब्लॉक m1, तो m2 पर कोई और तो फोर्स लग नहीं रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मैंने फोर्स कहाँ लगाया है? लोअर ब्लॉक पर। तो लोअर ब्लॉक पर फोर्स आगे लग रहा है। यदि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऊपर वाला ब्लॉक कभी भी नहीं चलता, यहीं पर रह जाता। फिर समझते हैं, मेरे पास दो ब्लॉक हैं, एक m1 और m2 है। नीचे जो मेरा सरफेस है इसमें मैंने फ्रिक्शन 0 ले रखा है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। आप जो भी फोर्स लगाएंगे पूरा सिस्टम आगे चलेगा। अब जो m2 जो ब्लॉक है वो तो केवल और केवल फ्रिक्शन की वजह से है। यदि आप m2 देखते हैं और बोल रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो इसको तो एक्सेलरेट करने वाला फोर्स केवल फ्रिक्शन है, बाकी तो आपने फोर्स लगाया ही नहीं है, तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा? क्योंकि इसका अपना एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, और एक्सेलरेशन बिना फोर्स के हो नहीं सकता। मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपनी तरफ से कोई फोर्स लगा नहीं रखा है, इसका मतलब केवल फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा है? एक्सेलरेट करा रहा है। आप जब डायरेक्शन निकालना हो इस तरह क्वेश्चन में,
तो सबसे पहले आप उस ब्लॉक को देखिए जिसमें आपने फोर्स नहीं लगाया है। उसको क्यों देखेंगे? क्योंकि उसका मोशन केवल फ्रिक्शन की वजह से। इसमें मैंने बाहर से फोर्स लगाया है F, और यदि इस ब्लॉक पर आगे की ओर लगा है तो इस ब्लॉक पर पीछे की ओर लगेगा, क्योंकि ये इधर हो गया। सो ये दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर हैं। सो M1 ने, ब्लॉक M1 ने M2 पर फोर्स कहाँ लगाया? फ्रिक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो M2 ने उधर कहाँ लगा दिया? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो जब हमारे दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में होंगे, ग्राउंड स्मूथ होगा, लोअर वाले ब्लॉक पर हम फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे होंगे, सो अपर ब्लॉक पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, लोअर ब्लॉक पर फ्रिक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। वो इसका मोशन इधर की तरफ है इस ब्लॉक के रिलेटिव। यदि यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक रेस्ट में रह जाता और ये नीचे से आगे जा रहा होता, तो ये आगे जा रहा होगा तो इससे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की ओर लगेगा। इसलिए मैंने इसे पीछे की तरफ फ्रिक्शन बना दिया। अब इस पर एक अगला वाला केस देख लेते हैं। एकदम सिंपल सा है। पहले हम डायरेक्शन फ्रिक्शन के निकालना सीख रहे हैं। ये M1 और यहाँ पर मैंने M2 बना दिया और मैंने फोर्स इस पर F लगा दिया। अब ये भी सिस्टम कहाँ होगा? एक्सेलेरेट आगे की तरफ होगा जिधर फ्रिक्शन लगेगा। यही है, इसमें म्यू 0 है। यदि नीचे वाला सरफेस स्मूथ है तो चाहे आप कितना भी कम फोर्स लगा दीजिए, सिस्टम एक्सेलेरेशन जरूर होगा। तो ये पूरा सिस्टम बना लिया। इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अब आप देखिए उस ब्लॉक को जिस पे आपने फोर्स नहीं लगाया है, तो आपने फोर्स किस पे नहीं लगाया है? M1 पर। M1 पर, और M1 का एक्सेलेरेशन आगे की तरफ है, ये आगे की तरफ एक्सेलेरेट हो ही रहा है। यहाँ पर पूरा सिस्टम है, आपने इस पूरे सिस्टम पर आगे की तरफ फोर्स लगाया तो इसका एक्सेलेरेशन भी आगे हो गया। फिर मैंने उस ब्लॉक को पिकअप किया जिसमें मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया है और उसको एक्सेलेरेशन A दे दिया। क्यों? क्योंकि सिस्टम A से जा रहा है तो ये भी A से जाएगा। अब इसको एक्सेलेरेट करने वाला फोर्स तो केवल फ्रिक्शन ही हो सकता है। तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लग गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग गया। अब यदि इसमें फॉरवर्ड है तो ये जो हमारे पास ब्लॉक M2 है उस पर बैकवर्ड फोर्स लगेगा, तो इसमें फोर्स F लगा दिया। ये इसको आगे ले जाना चाहेगा तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग गया? बैकवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलेरेशन ये है। सो आप इन दोनों से देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है, ये समझ करके अपनी कॉपी में आप बना कर रखेंगे। आप देखिए जब मैंने फोर्स इस पे लगाया, जिस पर फोर्स लगा उस पर अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन है, जिसे फोर्स नहीं लगा उसमें फोर्स की डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन आया। यहाँ पर आप देखिए मैंने ऊपर फोर्स लगाया, तो जिसे मैंने फोर्स लगाया उससे फ्रिक्शन कहाँ लगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। जिसे फोर्स नहीं लगा उसमें फ्रिक्शन कहाँ लगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। इस तरीके से जब हमारे दो ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में होंगे, तो जब कांटेक्ट में होंगे और नीचे वाला जो ग्राउंड है, ग्राउंड यदि स्मूथ है, तो हम जब उसमें फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन उन दोनों ब्लॉक पर किधर की तरफ होगा, ये डिपेंड करेगा कि हमने फोर्स किस पर लगाया है। जब हम लोअर ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं तो उनके जो फ्रिक्शन होगा वो अपर ब्लॉक पर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और लोअर ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब हम फोर्स जो है कहाँ पर लगाएंगे? अपर ब्लॉक पे लगाएंगे, तो अपर ब्लॉक पर फ्रिक्शन बैकवर्ड हो जाएगा और लोअर ब्लॉक पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा फैक्ट यहाँ जानने की ज़रूरत है कि हमने जिस पर कोई फोर्स नहीं लगाया है उसमें फ्रिक्शन एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर मैं आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में करा देता हूँ। आप इनको आर्टिकल के फॉर्म में भी देख सकते हैं, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पहले सिस्टमेटिक लगाएंगे, बाद में शॉर्टकट के फॉर्म में इसका फार्मूला याद रखेंगे। देखिए बहुत सारे शॉर्टकट फार्मूले यदि हम याद करेंगे तो हमें याद आएंगे नहीं क्वेश्चन लगाते समय, इसलिए हमें हमेशा फंडामेंटल बातें ही ध्यान रखना है। सो M1 और M2, और मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो कहाँ पर लगाऊंगा? लोअर ब्लॉक पर। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या मानूंगा कि जो ग्राउंड है वो फ्रिक्शन लेस है, और यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? म्यू है। सो मेरे को क्या क्या निकालना है? फाइंड फर्स्ट कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लूँगा। सेकेंड फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। थर्ड मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच
ब्लॉक्स मूव टुगेदर, एक साथ ब्लॉक चलें, उसके लिए हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मतलब हमने यहाँ सेपरेट नहीं किया, ये फिर बहुत आसान सा है। हमारा जो भी एफ निकलेगा उससे ज़्यादा लगा देंगे तो उनका एक्सेलेरेशन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सो कॉमन एक्सेलेरेशन का मतलब दोनों ब्लॉक्स कैसे चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो हमें एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है जिससे वो साथ साथ चले, है ना। सो इस पूरे कंडीशन में हम ये लेकर चल रहे हैं कि ब्लॉक्स जो है सेपरेट नहीं हुए हैं, वो एक साथ चल रहे हैं। सो आप देखिए बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। सबसे पहले तो एक्सेलेरेशन निकालेंगे हम इसका, क्योंकि ब्लॉक्स एक साथ चल रहे हैं तो ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। अभी हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि सेपरेट नहीं हुए हैं। सो ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, वो एक साथ ही चल रहे हैं, सेपरेट नहीं हुए। जब एक साथ चल रहे हैं तो एक्सेलेरेशन होगा टोटल फोर्स। तो सिस्टम पे टोटल फोर्स कितना लगा है, एफ, और टोटल मास किसके इक्वल है, m1 प्लस m2। सो ये तो आपका एक्सेलेरेशन हो गया। सो फर्स्ट हो गया एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इज द टोटल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, ये आ गया। दूसरा फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। सो ब्लॉक्स के बीच का फ्रिक्शन निकालना बहुत आसान सा है। ये कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि यदि आप फोर्स नीचे वाले पे लगाएंगे तो ऊपर वाले का जो एक्सेलेरेशन है केवल फ्रिक्शन की वजह से होगा, तो उसी के लिए आप लगा दीजिए। सो मैं मान लिया कि मैं m2 वाले का डायग्राम बनाता हूँ। सो m2 वाले का एक्सेलेरेशन भी इधर ही की तरफ होगा, कॉमन है, और ये जो m2 है उस पर नीचे फ्रिक्शन f लगेगा। सो f की जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, m2 इंटू a के इक्वल हो जाएगी। बस आप यहाँ पर a की वैल्यू लिख दीजिए। सो आप यहाँ पर a की वैल्यू लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके ऐसे लिख देता हूँ, देयरफॉर फ्रिक्शन f इज इक्वल टू m2 इंटू a। सो यहाँ पर आ जाएगा कितना, m2f डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्योंकि ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहे हैं, तो f कौन सा फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई चीज़ याद नहीं करना है। क्या याद करना है मैं भी आपको बताऊंगा कैसे करना है। सो हमारे पास ये दो ब्लॉक हो गए, एक m1 हो गया और एक m2 हो गया। जो ग्राउंड है वो स्मूथ है, लोअर ब्लॉक पर मैंने फोर्स लगाया है, और मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये ब्लॉक एक साथ चल रहे हों तो इनका एक्सेलेरेशन कितना होगा। सो इस पूरे एक साथ चल रहे हैं तो पूरे को मैं एक सिस्टम मान सकता हूँ। इस पूरे सिस्टम में बाहर से लगने वाला फोर्स F है, सो एक्सेलेरेशन हो जाएगा F डिवाइड बाई टोटल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। अब ये वाला जो ब्लॉक है इसका एक्सेलेरेशन फॉरवर्ड होगा, नीचे वाले की फॉरवर्ड होगा, बट इस अपर ब्लॉक पर हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रखा। सो दिस इज मूविंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो F हो गया। सो F इज इक्वल टू m2a, तो यहाँ पर m2 और a की वैल्यू लिख दिया, तो फ्रिक्शन किसकी इक्वल हो गया, m2f डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और एक कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, अब आप जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। सो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप एक छोटी सी बात और समझिए कि जैसे मैं m2 लेता हूँ, m2 उसका डायग्राम ऊपर वाले का ही हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो ये तो कितना हो गया, F इधर की तरफ है, नीचे की तरफ m2g लगेगा, और ऊपर की तरफ नॉर्मल कितना लग जाएगा, n2 लग जाएगा। सो जो नॉर्मल n2 है वो नॉर्मल n2 किसके इक्वल होगा, m2 इंटू जी के इक्वल होगा। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। भाई यदि हम यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेते हैं सो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो उसकी वैल्यू तो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी। तो जो F है, दिस F इज ऑलवेज लेस दैन आर एफ एल, लेस दैन आर इक्वल टू एफ एल। ये जब सेपरेट होने वाला होगा तो एफ एल के बराबर हो जाएगा, और जब सेपरेट नहीं होना होगा तो एफ एल से कम होगा। ये कंडीशन ज़रूर लग रही होगी क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू इससे कम होगी। और ये मैंने आपको F की वैल्यू यहाँ बताया है। F की वैल्यू कितनी आई थी, m2f डिवाइड बाई m1 प्लस m2, एंड दैट इज लेस दैन आर इक्वल टू एफ एल। एफ एल कितना होगा, म्यू इंटू एन, एन का मतलब n2 नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो m2f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 लेस दैन आर इक्वल टू म्यू, और n2 किसके इक्वल है, m2 इंटू जी के। सो m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर f की जो वैल्यू है वो लेस दैन आर इक्वल टू, लेस दैन आर इक्वल टू कितना हो गया, म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी। सो आप देखिए लेस दैन आर इक्वल टू आ रहा है।
सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, मैक्सिमम तो इक्वल ही होगा, अदरवाइज लेस देन है, इसलिए हम जो है एफ मैक्स निकाल लेते हैं। सो एफ मैक्स, अब आप इस फार्मूले को याद रखेंगे हमेशा, म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी, ये लीजिए आ गया। सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तो जब तक आपका फोर्स इससे कम है या इसके बराबर है तो एक साथ चलेंगे, और जब आपका फोर्स इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लॉक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सो यदि मैं नोट में पॉइंट लिखूं कि यदि मेरा अप्लाइड फोर्स F लेस देन और इक्वल टू F मैक्स है, F मैक्स का मतलब म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी, देन ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, विल मूव टुगेदर। सो ये आपको चेक करना पड़ेगा, सो आप इसे याद रखिए, नहीं तो एग्ज़ाम में बड़ा हो जाएगा आपके लिए, तो एक साथ चलेंगे। अब यदि मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ़ F इज़ ग्रेटर देन म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी, देन blocks will move relative to each other, then blocks will move relative to each other, एक दूसरे पर स्लिप करेंगे, ऊपर वाला नीचे वाले पर क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। सो इस तरीके से हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने कॉमन एक्सप्रेशन निकलवा दिया, फ्रिक्शन कैलकुलेट करवा दिया, इसी सीक्वेंस में आप कैलकुलेशन करेंगे। जब भी साथ साथ चलेंगे, पहले एक्सप्रेशन निकालिए, फिर फ्रिक्शन निकाल लीजिए, क्योंकि जिस पर हमने फोर्स नहीं लगाया वो तो फ्रिक्शन से ही चलेगा, तो फ्रिक्शन बहुत आसानी से निकल आएगा। एक बार फ्रिक्शन आ गया तो आप एक कंडीशन लगा दीजिए कि F इज़ लेस देन आर एफ एल। अब आप ये कंडीशन याद रखिए तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को लगा सकते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, ग्राउंड मान लिया मैंने, इस ग्राउंड पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया 6 kg का, और इसके ऊपर मैंने रख दिया ये 4 kg का ब्लॉक, और यहाँ पर मैंने जो है ये टोटल हो गया कितना, 10 kg का हो गया। सो मैं 30 न्यूटन का फोर्स लगा देता हूँ। ये जो ग्राउंड है वो फ्रिक्शनलेस माना जाएगा, और ये जो है सरफेस, इसके बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 माना जाएगा। सो क्वेश्चन ये है कि हमें दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। सो फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो हमारे जो ब्लॉक्स हैं उनके फ्रिक्शन, और अब आप देखिए पिछले वाले लेक्चर से थोड़ा समझिए ना। सो आप वो याद रखना, नहीं याद है तो मैं आपको भी दूसरे तरीके से सोचना बताऊंगा। आपने शॉर्टकट ज़रूर जानना है, ये जहाँ पर होते हैं वहाँ तो शॉर्टकट सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन सिस्टमेटिक तरीका हमें डेफिनेटली आना चाहिए। सो हम अपनी टर्मिनोलॉजी फिक्स रखिए, आप नीचे वाले को m1 मानिए, ऊपर वाले को m2 मानिए, और म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.5। F मैक्सिमम अपने को पता है, सो आप सबसे पहले F मैक्सिमम निकालेंगे। X मैक्सिमम कौन सा फोर्स होता है, जब तक कि उस साथ साथ चलेंगे। ये हम लगाए नहीं हैं, ये एक हमारी कंडीशन है। सो हम इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं। सो इस कंडीशन को चेक कीजिए आप, है ना। सो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, म्यू की वैल्यू 0.5, m1 इज 6 प्लस 4 इंटू 10, तो 10 इंटू 0.55 इंटू 10 50। सो F मैक्सिमम कितना हो गया, 50 हो गया। इसका मतलब क्या होता है ये पहले समझेंगे कि अप टू 50 न्यूटन ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, अप टू 50 न्यूटन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपनी कॉपी में, अपनी राइटिंग में लिखना है, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर।
सो 50 न्यूटन के फोर्स तक साथ साथ चलेंगे। आपका फोर्स कितना है 30 न्यूटन। सो आपने बहुत आसानी से बता दिया कि ब्लॉक्स जो है सेपरेट नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे ब्लॉक जो है एक साथ ही चल रहे हैं। अब आप आसानी से लगाइए जो आपको लगाना है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो फोर्स लगाया है उस फोर्स तक ब्लॉक क्या चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। सो नेक्स्ट हो गया कि ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। सो जब भी आप ऐसे कोई क्वेश्चन लगा रहे होंगे जिसमें एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा होगा, तो आप पहले पता करेंगे कि ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ नीचे साथ साथ चल रहे हैं। सो एक्सेलरेशन होगा टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। सो टोटल फोर्स आपने कितना लगाया है 30 का, मास कितना है 6 + 4। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 10, इट इज़ 3। सो एक्सेलरेशन इज़ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पहले हम जो सीखा है वो देख लें। सो एक्सेलरेशन इज़ 3। क्यों 3? क्योंकि 4 + 6 10 हो गया, यहाँ 30 न्यूटन का फोर्स है, तो टोटल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास इज योर एक्सेलरेशन। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया 3 आ गया। ये एक तरीका हो गया। दूसरा अपने को क्या निकालना है, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। सो 15 फ्रिक्शन के लिए आप ऊपर वाले ब्लॉक का डायग्राम बनाइए 4 kg वाले का। इस पर आपने कोई फोर्स नहीं लगा रखा है, तो फोर्स नहीं लगा रखा तो ये इसका एक्सेलरेशन केवल और केवल किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से है। सो अब आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर 4 kg ब्लॉक, फॉर 4 kg ब्लॉक। जिस पर नहीं लगा रखा हमने फोर्स उससे लगा लीजिए, तो एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। सो F इज़ इक्वल टू m × a। सो फ्रिक्शन m कितना है 4 और ये है 3, सो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। सो फोर्स विल बी 12 न्यूटन। आपको इसके लिए नहीं बताना है, सो आप इसके लिए भी बता सकते हैं 6 kg वाले के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये 6 kg है, आपने इधर की ओर 30, तो इस पर फोर्स लगाएंगे तो कहाँ जाना चाहेगा, आगे जाना चाहेगा, इसके नीचे स्लिप करना चाहेगा, तो ऊपर वाला ब्लॉक इस पर फ्रिक्शन कहाँ ले आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये आप समझ लेना मैंने कैसे बताया है। मैंने ब्लॉक पर फोर्स लगाया इस पर, एक बार मान लीजिए कि यदि कोई फ्रिक्शन नहीं है, आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो कहाँ स्लिप करना चाहेगा, नीचे, तो इधर जाना चाहेगा, तो इसे फोर्स कहाँ लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें फोर्स मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया। इसमें एक्सेलरेशन किधर है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। सो लगा दिया। तो फॉर 6 kg ब्लॉक, फॉर 6 kg ब्लॉक, तो 6 kg ब्लॉक के लिए आप इसको लगा रहे हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा 30 - F इज इक्वल टू 6 × a, ऐसे बता सकते हैं। सो 30 - F 6 × a इज़ 3। तो F की जो वैल्यू है वो 30 - 18, सो F इज़ इक्वल टू 12 न्यूटन। सो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रिक्शन आप अपर ब्लॉक के लिए भी लगा सकते हैं, लोअर ब्लॉक के लिए निकाल सकते हैं। सो आप कहीं से भी देखिए, दोनों से एक ही आंसर आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि दोनों से सॉल्व करना है, की से भी, लेकिन ईजी कहाँ से होगा फ्रिक्शन निकालना, जिस पर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया होगा, उससे आसान होगा। सो अब देखिए, जब हमारे पास 2 ब्लॉक्स होंगे और उन 2 ब्लॉक्स का जो है हमें यदि एक्सेलरेशन निकालना है, सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले F मैक्सिमम देख लेंगे। यदि हमारा अप्लाइड फोर्स X मैक्सिमम से कम है तब तो वो कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे, और यदि हमारा अप्लाइड फोर्स F मैक्सिमम से ज़्यादा है तो कभी भी कॉमन एक्सेलरेशन से नहीं चल रहे होंगे। अच्छा, इस केस में हम एक छोटी सी बात और सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन पॉसिबल था। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन 4 kg वाले पर देखें, क्योंकि केवल फ्रिक्शन की वजह से ही चलेगा। सो इसमें यदि हमें निकालना हो, सो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। म्यू जी आएगा, म्यू है 0.5, जी है 10, तो 5। सो 5 से ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन इस केस में नहीं है। सो आप ऐसे भी सोल्यूशन कर सकते थे कि आप जो है मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकाल लीजिए और इसके बाद उसको लगा सकते हैं। तो वो मैं किसी दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करके सिखा दूंगा आपको। पहले मैंने जो फार्मूला सिखाया है आप उस पर काम करिए। सो एक हमने ये क्वेश्चन लगा लिया जहाँ पर ब्लॉक्स एक साथ जा रहे हैं। सो अभी हम एक क्वेश्चन जो है सिंबल के फॉर्म में लेंगे, इसके बाद फिर वहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसको याद रखेंगे। सो अब अभी तक हमने केसेस क्या किए हैं कि M1 M2 2 ब्लॉक ले लिया। अब मैं फोर्स ऊपर वाले पे लगा रहा हूँ F, नीचे वाला जो सरफेस है वो तो फ्रिक्शन से लेना है, और यहाँ जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो
म्यू है, अभी इक्वल कुछ नहीं करते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू। सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F फॉर विच सिस्टम मूव्स टुगेदर। तो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच सिस्टम मूव्स टुगेदर, जो है वो एक साथ चल रहा है। सो एक साथ चलेगा, इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन है, डायरेक्शन हम निकालना जानते हैं। सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकालिए। सो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, टोटल फोर्स डिवाइड बाय m प्लस m, क्योंकि एक साथ चल रहा है तो एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो अब फ्रिक्शन आपको बताना है। सो मैंने आपको शुरू में डायरेक्शन निकालना सिखाया था, ये m1 ब्लॉक हो गया, इसका भी एक्सेलरेशन कहाँ है, आगे की तरफ है, हमने कोई फोर्स लगाया नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन केवल और केवल फ्रिक्शन की वजह से, तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो ऊपर वाला ब्लॉक है उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में। जिस पर फोर्स नहीं लगाया उसमें जो फ्रिक्शन है वो लगेगा किधर की तरफ, जो है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। सो फ्रिक्शन आपको निकालना है। सो फ्रिक्शन यदि आप देखेंगे सो F इज़ इक्वल टू m1 इंटू ए। सो F इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो m1F डिवाइड बाई m1 प्लस m2 आ जाएगी, ये आ गया। और कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों है, क्योंकि ब्लॉक्स जो है एक साथ चल रहे हैं। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो जो है हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी या उसके बराबर हो सकती है। तो आप सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन निकालिए कि है कितना। सो आप सब m2 बनाएंगे, ये m2 है, तो यदि इस पर फ्रिक्शन डाउनवर्ड था फॉरवर्ड, m1 पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड है, सो m2 पर फ्रिक्शन किधर की तरफ होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसके बाद नीचे की तरफ m2g और ऊपर की तरफ नॉर्मल कितना हो गया, n2 मान लिया। अब मेरे को क्या करना है, यदि ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, सो जो f है दिस f इज लेस देन आर इक्वल टू FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। क्यों, बिकॉज दिस इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग होती है तो FL के बराबर हो जाएगा। ये दोनों फ्रिक्शन ही है। सो F की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, m1F डिवाइड बाई m1 प्लस m2 लेस देन आर इक्वल टू FL। FL कितना हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स n2। अब आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए, तो m1F ये किसके इक्वल हो जाएगा, m1 प्लस m2 लेस देन आर इक्वल टू म्यू m2g के इक्वल हो गया। सो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर इधर चला जाएगा, सो ये आ जाएगा कितना, m1F लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पर म्यू m2g एंड दिस इज m1 प्लस m2। सो जो f की वैल्यू है लेस देन आर इक्वल टू m1 से डिवाइड कर दीजिए, सो दिस इज म्यू m2 और m1 से डिवाइड करेंगे, सो 1 प्लस m1 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1, 1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 इंटू जी आ जाएगा। एक बार चेक कर लिया जाए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अपने से। यहाँ पर ये था m1F डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ऐसा इसलिए कि लोअर वाले ब्लॉक पर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया है, तो इसका एक्सेलरेशन केवल और केवल फ्रिक्शन की वजह से है, तो फ्रिक्शन लगा दिया, और फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सो m1F डिवाइड बाई कॉमन एक्सेलरेशन उतना ही होगा। फिर मैंने कंडीशन लगा दिया कि जो F है दिस F इज़ लेस देन FL, FL होगा म्यू इंटू n2, इसी के लिए लगा दिया जाए m2। यहाँ लगाएंगे तो नीचे वाला नॉर्मल चाहिए, यहाँ फ्रिक्शन है नहीं, सो ये यहाँ पर लगा रहे हैं तो नॉर्मल तो यही होगा, तो मैंने इस ब्लॉक के लगा दिया। सो यहाँ आएगा म्यू इंटू n2, n2 किसके इक्वल होगा, m2 इंटू जी के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो m1 नीचे जा कर के डिवाइड होगा। सो m1 से मैंने डिवाइड कर दिया, जब m1 से डिवाइड करूँगा मैं तो m1 बाई m1 1 हो जाएगा और m2 बाई m1। सो इस तरीके से आ गया। सो यहाँ पर आप F मैक्सिमम निकाल सकते हैं। सो F मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू m2 1 प्लस m2 बाई m1 इंटू जी। So for this force blocks will move together.
सो आप नोट में लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखना है, फर्स्ट में कि इफ़ अप्लाइड फोर्स F इज लेस दैन और इक्वल टू दिस F मैक्सिमम, F मैक्सिमम इज म्यू m2 1 प्लस m2 by m1 into G, then blocks will move together। सो अब आप इस फार्मूले को याद रखिए, याद रहता है आपको तो इसको चेक कर लेंगे। सेकेंड, इफ़ F इज़ ग्रेटर दैन, इससे ज़्यादा है, म्यू m2 1 प्लस m2 by m1 into G, then blocks will move with different acceleration, different accelerations, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, स्लिप करेंगे। सो आप जो है इस तरीके से याद रख सकते हैं। सो दो मैंने आपको कैसे सिखाया, ऊपर वाले पर फोर्स लगाएं या केवल नीचे वाले पर फोर्स लगाएं, दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले आ गए हैं। हम इन्हें याद रख लेंगे तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हमारे ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं या साथ साथ नहीं चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालेंगे जिससे वो साथ साथ चले। सो हमारे पास एक ग्राउंड है या 6 kg का एक ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने 3 kg का एक ब्लॉक रख दिया, यहाँ पर फ्रिक्शन लगा रहा हूँ मैं। सो फोर्स लगा दिया कि वो साथ साथ चलेंगे, साथ साथ नहीं चलेंगे। सो मैंने मान लिया कि ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया मैंने, और ये म्यू की वैल्यू 0 है और यहाँ म्यू जो है 0.5 है। ठीक है, सो पहला लिखेंगे, पहले में हमें ये निकालना है कि ये जो F है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जिससे वो साथ साथ चले। या हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो हम एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं। सो फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ये जो हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं उनका एक्सेलरेशन निकालना है। सेकंड, फाइंड फ्रिक्शन, फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। तो जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। सो बहुत आसान है, पहले तो लिखिए m1 × m1 हम 6 नीचे वाले को मान रहे हैं, m2 हमने ऊपर वाले को मान लिया है, म्यू की वैल्यू 0.5 है, म्यू इज इक्वल टू 0.5 एंड g इज इक्वल टू 10। सो F मैक्सिमम फॉर विच ब्लॉक विल मूव टुगेदर कितना बताया था मैंने अभी आपको, म्यू m2 1 प्लस m2 by m1 into g। So mu is 0.5, m2 is 3, 1 plus 3 by 6 into 10। So कितना हो गया 0.5 into 3 और ये कितना हो गया 1 plus 1 by 2, it is 3 by 2 into 10 हो गया। So आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। So कितना हो गया ये, मान लेता हूँ ये तो 5 ही हो गया। So 5 into 4.5, सो ये आ गया 22.5 न्यूटन, ये आ गया। सो 22.5 न्यूटन तक के फोर्स तक तो साथ साथ चलेंगे। हमारा फोर्स क्या है 20 न्यूटन का है, इसका मतलब जो है साथ साथ चल रहे हैं। तो सिंस F इज लेस देन F मैक्सिमम, देयरफॉर ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ये बहुत बार आपको चेक करना पड़ेगा कि साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अभी आगे मैं आपको इन सब पे क्वेश्चन कराऊंगा आगे। अब अपने को क्लियर हो गया कि एक साथ चल रहे हैं। जब एक साथ चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ही होता है। सो आपके पास फोर्स कितना था 20 न्यूटन का, सो मैंने फोर्स लगाया 20, मास देखिए 6 and 3, सो इट इज़ 6 + 3, सो ये आ गया 20/9 न्यूटन। न्यूटन नहीं, एक्सेलरेशन तो न्यूटन में हो ही नहीं सकता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आ जाएगा 20/9,
2 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया। अब आपको निकालना है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन निकालने के लिए उस ब्लॉक को लीजिए जिसमें आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है। सो मैं 6 वाले को ले लेता हूँ। एक्सेलेरेशन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा चूँकि और कोई फोर्स लगा नहीं, सो दिस इज़ मूविंग बिकॉज ऑफ ए फ्रिक्शन। तो एफ आगे की तरफ हो गया है ना, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया और ये पूरा आगे की तरफ जाएगा। फोर्स आगे लग रहा है तो सिस्टम तो आगे ही जाएगा, तो इसका भी एक्सेलेरेशन आगे है, तो इसको एक्सेलेरेशन आगे देने वाला फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से आगे जा रहा है। तो एफ इज़ इक्वल टू 6 इंटू ए, तो एफ इज़ इक्वल टू 6 और ए की वैल्यू है 20/9। सो ये कितना हो गया एफ़ की वैल्यू, ये 3 से कट जाएगा तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, सो 40/3 न्यूटन ये आ गया। सो ऐसे इस तरीके से आप जो है फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। ये नहीं निकालना है आपको इस तरीके से तो आप ऊपर वाले ब्लॉक का बना लीजिए। ऊपर वाला ब्लॉक 3 फोर्स 20, इस पर फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा, एक्सेलेरेशन आगे क्योंकि ये आगे स्लिप करना चाहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। सो 20 माइनस एफ इज इक्वल टू 3 इंटू ए, सो 20 माइनस एफ 3 और ए की वैल्यू कितनी है 20/9। सो आप देख लीजिए एफ इज इक्वल टू 20 माइनस यहाँ से 20/3 आ गया। सो आप देख लीजिए कितना आ गया है 40/3 न्यूटन। सो फ्रिक्शन कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने के पहले अपने को ये पता करना पड़ेगा कि दोनों साथ साथ चल रहे होंगे या साथ साथ नहीं चल रहे होंगे। सो मैंने आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन सिखा दिया कि हमारे पास जैसे यहाँ पर ब्लॉक्स हैं और हम ऊपर या नीचे किसी एक पर फोर्स लगा रहे हैं। सो मैंने सबसे पहले आपको डायरेक्शन निकालना सिखाया था। सो यदि आप नीचे पर फोर्स लगाएंगे तो इस पर तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा और ऊपर वाले पर आगे लगेगा, और यदि आप जो है फोर्स ऊपर वाले पर लगाएंगे तो ऊपर वाले पर तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा और जिसे फोर्स नहीं लगाया उस पर आगे लगेगा। आगे का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन।